गुड मॉर्निंग क्लास। कैसे हैं? लास्ट क्लास में हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट फिनिश किया था। सुप्रीम कोर्ट में कुछ चीज़ें रह गई थी जिनको आज हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। अच्छा, लास्ट क्लास में हम लोगों ने लगभग इसके फंक्शन, इसकी ऑर्गेनाइजेशन, किस तरीके से प्रोसेस ऑफ अपॉइंटमेंट है, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की। ठीक है, अब रह क्या गया था उस दिन छोटा सा हिस्सा रह गया था कि अभी तक हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट में कितने चीफ जस्टिस हुए, और अगर किसी से कोई क्वेश्चन आता है तो वो हम कर लें। इसके अलावा एक PIL रह गया था, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन रह गया था। इसके अलावा कुछ संवैधानिक विवाद भी आए हैं, उनको हमें देखना है। जैसे केशवानंद भारती विवाद रहा है 1973 का, उसको देखना, उससे क्वेश्चन आ जाता है। केशवानंद भारती मैटर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। क्यों पूछा जाता है? क्योंकि पहली बार इसमें बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का जिक्र आता है। आ जाओ, बड़ा खुश लग रही हो। क्लास नहीं चल रही, मुझे लगा किसी से मिल के आई हो। अरे इतनी खुशी तो तभी आती है, पढ़ने के नाम से क्यों खुशी आएगी? खुशबू सही कह रहा हूं? देखो नीचे मुंह करके हंस रही है वो। शुरू करें? और कौन कौन आने वाला है? देखो हंसो मत सामने बैठ के, ठीक है? हाँ, शुरू करें। अंश जल्दी से निकाल लो। देखो हमने लास्ट क्लास में अंश सुप्रीम कोर्ट डिस्कस हो गया था। थोड़ी सी कुछ चीजें जहां से क्वेश्चन आ जाते हैं उनको हम एक बार देख लेते हैं, ठीक है? तो देखो ये सारी चीजें हो गई हैं, हमने देख ही लिया था। हाँ जी, देखो गुड, ओके। राइट, और इरेजर वाला ठीक है, ठीक है, ठीक है। सुनो, ये सारे पॉइंट हमने डिस्कस कर ही लिए थे लास्ट क्लास में, हो गए थे। फेडरल कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट बना, ये नहीं समझाना है। अच्छा, हमें क्या देखना है? हमें आज देखना है कि हमारे वर्तमान में चीफ जस्टिस कौन है। हमारे चीफ जस्टिस हैं DY चंद्रचूड़, जो अभी हमारे वर्तमान में हैं, ठीक है? अच्छा, इनके फादर भी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे हैं, प्रश्न आ जाता है, ठीक है? तो एक तो प्रश्न वो हो गया। इसके अलावा आपसे क्या पूछता है कि फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट कौन हो जाएगा? हीरालाल J कानिया। यहां पे होंगे कहीं, देखो इधर। इवन जब हमारा फेडरल कोर्ट बनता है उस समय बताया ही था हमारे चीफ जस्टिस कौन बने थे, मोइसेस ग्वायर। तो ये कुछ क्वेश्चन हो जाते हैं, 1, 2, और अभी वर्तमान में किन से आ सकता है? DY चंद्रचूड़ जी से प्रश्न आ सकते हैं। तो ये 2-3 प्रश्न इनसे बनते हैं। इसके अलावा देखो और ज्यादा ही हो रहे हैं आप तो, ये पूरी लिस्ट है। रुको जरा, ठीक। एक तो हमें इनसे ये कहना है। इनके अलावा देखो एक आपको मिलेंगे कहीं PN भगवती। PN भगवती है कहीं लिस्ट में? ये देखो, ये 70 नंबर पे PN भगवती। इनका ड्यूरेशन देखो, एक 1985 से लेके 1986 तक का इनका क्या है, ड्यूरेशन है। इनसे एक प्रश्न आता है बहुत इंपॉर्टेंट। अगर भारत की न्याय प्रक्रिया में और न्याय व्यवस्था में अगर कोई PIL लेके आया है तो वो कौन है? PN भगवती जी हैं। PIL यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, इसको हिंदी में कह देते हैं जनहित याचिका। अच्छा, ये क्या होती है और इसका क्या इंपॉर्टेंस है, वो हम लोग क्या करते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। कोई आइडिया? कोई आइडिया नहीं? सुनो, अगर कोई व्यक्ति, किसी के भी अगर फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है या अगर उसको कोई संवैधानिक अधिकार नहीं मिल रहे हैं और वो इस स्थिति में भी नहीं है कि वो अपने अधिकारों के लिए क्लेम कर सके, तो उसके बिहाफ से कोई भी व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाल सकता है। क्या डाल सकता है?
PIL के तौर पे। अच्छा, ये जो व्यवस्था थी ये आई थी यूएसए से, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति फंसा ही हुआ है, किसी के संवैधानिक अधिकारों का हनन हो ही रहा है, तो संभव नहीं है उसके लिए कि वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे। तो उसके बिहाफ से कोई भी व्यक्ति एक लेटर सुप्रीम कोर्ट के नाम पे लिख सकता है, वहां भेज सकता है, उसको एज अ पिटीशन कंसीडर किया जाएगा और उसके मौलिक अधिकारों का वायलेशन होने से रोका जाएगा। तो यही क्या है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। इसके अलावा देखो इसमें क्या क्या आता है, अगर कोई भी पब्लिक इशू है, अभी देखो दिवाली पे थोड़ा दिन पहले पोल्यूशन होता है तो एक PIL चली जाती है, मतलब अब तो इसका मिसयूज होना शुरू हो गया है कि किसी को कुछ भी बोलना है तो वो PIL लगा देता है। तो ये सब नहीं होना चाहिए, इसका एक काफी पवित्र उद्देश्य था, लेकिन अब क्या है, वो उद्देश्यों से ये चीजें डिरेल हो रही हैं, ठीक है। तो इनको लेके कौन आया है, PN भगवती, ठीक है। आगे देखो, इसके अलावा इनमें से लिस्ट में से और कोई प्रश्न आपको नहीं बनता है। अभी जो हमारे 50वें, हर साल नहीं, इनका ड्यूरेशन होता है, साल से मतलब नहीं है, इनका कार्यकाल होता है। आप 65 वर्ष तक ही अपने पद पे रह सकते हैं। अच्छा, बनते ही है सुप्रीम कोर्ट में आते ही आते लगभग 64 साल और इसके ऊपर के लोग होते हैं, तो उन्हें साल 2 साल का ही टेन्योर मिलता है और उनका टेन्योर क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है, ठीक है। यहां तक क्लियर है। इस पूरी हायरार्की से देखो, पहले चीफ जस्टिस, उसके बाद PN भगवती जी से प्रश्न कर लेना, और वर्तमान के हमारे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का नाम पूछा जा सकता है, इनके पिता का नाम पूछा जा सकता है, ठीक है। इसके अलावा देखो फिर प्रश्न आ जाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में कुल कितनी महिलाएं एज जज अभी तक अपॉइंट हुई हैं। तो हम देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जो पहली महिला जज बनी वो कौन है, फातिमा बीवी, जो कि 1989 से लेके अप्रैल 1992 तक रहती हैं, ठीक है। तो एक प्रश्न यहां से इनसे आ जाता है, ठीक। और देख लो अभी वर्तमान में देखो, अभी तक कुल मिला के कितने महिला चीफ जस्टिस हो चुके हैं, 11, और 11 भी कौन है, VV नागरथना, ठीक है। और इनका जो ड्यूरेशन है वो 31 अगस्त 2021 से और 29 अक्टूबर 2027 तक इनका चलने वाला है। तो वर्तमान में अगर कोई पूछ ले कि इस समय सुप्रीम कोर्ट में महिला जस्टिस कौन है, तो क्या बता दोगे आप, ठीक। सुप्रीम कोर्ट में यही कुछ 4-5 क्वेश्चन हमारे रह गए थे। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट विवाद है, केशवानंद भारती मैटर। केशवानंद भारती मैटर ये क्या था, इसमें क्या हमारे सामने आता है, वो सारी चीजें हमें देखनी है। अच्छा, होता क्या है कि विवाद इस तरीके से शुरू होता है कि एक पर्सनल प्रॉपर्टी को राज्य ऑक्युपाई करना चाहता है, वो मंदिर से संबंधित लैंड है, उसको वो अपने उसमें एक अधिनियम बना के राज्य उसको अपने अधीन ले आता है। यही विवाद था कि धार्मिक संस्थाओं पे तो अधिकार किसका रहेगा, जो ग्रुप उसको ऑर्गेनाइज कर रहा है उसका रहेगा। यही मैटर संवैधानिक पीठ के सामने आता है, जिसमें ये कहा गया है कि वो है ना आपका रिलीजियस राइट, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जिसके तहत आप धार्मिक संस्थाओं का प्रबंधन कर सकते हैं, उनका प्रमोशन कर सकते हैं, और ये क्या है, ये आपका फंडामेंटल राइट्स है। तो इसमें राज्य किस तरीके से हस्तक्षेप कर सकता है, या राज्य धार्मिक जो संस्थाएं हैं उनकी जमीन को किस तरीके से अपने यहाँ मिला सकता है, यही विवाद था। अच्छा, इसमें क्वेश्चन शामिल था कि क्या मौलिक अधिकारों को घटाया बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि ये सीधा का सीधा फंडामेंटल राइट का वायलेशन था। होता क्या है कि आज तक की सबसे बड़ी बेंच बैठी सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें 13 जज शामिल थे, ठीक है। और लगभग 1-1.5 साल तक ये मैटर चलता है। मैटर के बाद में सुप्रीम कोर्ट से डिसीजन ये आता है कि पार्लियामेंट हैज अ एब्सोल्यूट पावर टू अमेंड एनी पार्ट, एनी सेक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बट इट डज नॉट हैव पावर टू अमेंड द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसका मतलब ये था कि सुप्रीम कोर्ट के उस जजमेंट में ये आया कि संविधान नहीं, संसद को यह अधिकार है कि वह संविधान के किसी भी हिस्से को कम ज्यादा कर सकता है, बदल सकता है, लेकिन संसद को यह अधिकार नहीं है कि वो संविधान के आधारभूत संरचना में बदलाव कर दे।
अब ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या था? सबसे जरूरी चीज कि अगर सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकता है, तो व्हाट इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? अच्छा, इसका जवाब नहीं दिया है। इट मीन्स एक चेक एंड बैलेंस का प्रोसेस है। जब भी सुप्रीम कोर्ट को यह लगेगा कि संसद संविधान से इतर जाके कुछ इंप्लीमेंट या बनाने की कोशिश कर रहा है, तो उसे केवल एक बात कहे कि ये संविधान से मैच नहीं खाता है, उसको वो सुने कर सकता है। तो ये बस एक चेक एंड बैलेंस वाली बात थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं बताया कि व्हाट इज द फीचर ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन ये जरूर कह दिया कि संसद को अधिकार है कि वह किसी भी भाग में संशोधन कर दे, लेकिन मूलभूत ढांचे में या संविधान के मूलभूत संरचना में बदलाव नहीं कर सकता है। और मूलभूत संरचना क्या है, इसका जवाब नहीं दिया है। तो केशवंत भारती मैटर पता चला। केशवंत भारती मैटर में सिंपल एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बताओ संविधान के आधारभूत ढांचे की संकल्पना हमारे सामने कब आई? तो ये कब आई? 1973 केशवंत भारती मैटर से। ठीक है, संविधान की आधारभूत संरचना क्या है, पता है? पता ही नहीं। ठीक है, मान लेते हैं। अच्छा, इसकी सुप्रीम कोर्ट इज अ अल्टीमेट और फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। वो अंतिम व्याख्याकार है संविधान का। अब वो जो बात कह देगा वो सब लोगों को क्या होगा, माननी पड़ेगी, क्योंकि ये प्रिविलेज है भाई उसके पास में। तो संसद किसी भी हिस्से में कोई भी कानून बना दे, लेकिन अंतिम में उसका परीक्षण कौन कर सकता है, एग्जामिन कौन कर सकता है उसको? सुप्रीम कोर्ट एग्जामिन कर सकता है। यहां तक क्लियर है? तो सुप्रीम कोर्ट में इतनी 3-4 बातें रह गई थी जो समझानी थी, इससे पहले हम सारा डिस्कस कर चुके हैं। अब हमें देखना क्या है, आज का टॉपिक क्या होगा? लोकसभा। लोकसभा थोड़ा सा कुछ बताओगे? कुछ प्राची, कुछ इतना ही बता दो। कहाँ है लोकसभा? पार्लियामेंट। पार्लियामेंट कहाँ है? तुम दिल्ली रहते, दिल्ली में तो है ही। कहाँ पे? संसद मार्ग, ऐसा कुछ बताओ एग्जैक्ट। ये तो एक जनरल होगी। अच्छा सुनो, हम क्या देखते हैं कि संविधान के आर्टिकल 79 में हम देखते हैं पार्लियामेंट के बारे में। पार्लियामेंट किस किस से मिलके बनी? पार्लियामेंट बनी है राष्ट्रपति जी से, राज्यसभा से और लोकसभा से। इसका हमें सबसे पहले आर्टिकल किस में मिलता है? आर्टिकल मिलता है 79 में। हम लोगों ने इससे पहले क्या देखा था? हम लोगों ने इससे पहले राज्यसभा देख ली थी। आज हमें डिस्कस क्या करना है? लोकसभा। शुरू करें? देखो देख लो, ये हमारी लोकसभा है। ठीक है, हो सबसे पहली चीज राज्यसभा और लोकसभा। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट आया ब्रिटेन से, ब्रिटेन की पार्लियामेंट से। तो होता क्या है कि वहां पे एक होता है हाउस ऑफ लॉर्ड और एक होता है हाउस ऑफ कॉमन। तो वहां पे जो हाउस ऑफ कॉमन था उसको हम लोगों ने क्या कह दिया? लोकसभा या लोगों की सभा। दूसरा सेक्शन ब्रिटिश पार्लियामेंट में था हाउस ऑफ लॉर्ड। हाउस ऑफ लॉर्ड क्या बना? राज्यसभा। ठीक है, तो आज हमें देखना क्या है? लोकसभा। तो जनरल सी बात है, इतना बता दो कि लोकसभा के लिए कैंडिडेट्स का इलेक्शन या चुनाव विधि क्या है? कोई आइडिया? अरे कुछ तो बोलो। हाँ, क्वालिफिकेशन बता दो, चुनाव विधि बता दो, कुछ तो बता। थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, फिर इसको तो समझ ही लेंगे। सामने लिखा हुआ है, कुछ ज्यादा मैथ करनी नहीं। डिस्कस कर लोगे तो तुम्हारे लिए थोड़ा सा फायदेमंद रहेगा। जल्दी से बता दो। शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, और 25 एज होनी चाहिए। ठीक है, और गवर्नमेंट वगैरह से इसको दोबारा खोल दो।
हाँ, शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, डू नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉपर्टी, इसके अलावा शुड हैव बीन कंप्लीटेड एज ऑफ 25 ईयर, वो बंदा क्या हो जाएगा, एलिजिबल हो जाएगा लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए। ठीक है, तो देख लो, द हाउस ऑफ पीपल इज पॉपुलरली नोन एज लोकसभा, लोगों की सभा को ही क्या कहा गया है, लोकसभा। ठीक है, कुछ करना है इसमें, कुछ भी नहीं करना है। फिर देखो, इट इज द लोअर एंड पावरफुल हाउस ऑफ द यूनियन पार्लियामेंट, यह एक भारतीय संसद का शक्तिशाली और निचला सदन है। लोअर हाउस, देखो ब्रिटेन से कॉन्सेप्ट आया, ब्रिटेन में क्या कह रहे हैं, जो प्रतिष्ठित लोग हैं उनको क्या बोला गया है, हाउस ऑफ लॉर्ड, यानी स्वामी लोगों की सभा, और गरीबों की चिल्लड़ों की क्या हो जाएगी, हाउस ऑफ लोअर या हाउस ऑफ कॉमन, कॉमन होता सामान्य लोगों का, तो वही हमारे यहाँ क्या है, इट इज द लोअर एंड पावरफुल। पावरफुल किस सेंस में कि मैक्सिमम बिल कहां आ रहे हैं, इसमें आ रहे हैं, मनी बिल पे का अधिकार किसको है, इसको है, सरकार की जिम्मेदारी किसके प्रति है, लोकसभा के प्रति है, इसीलिए इस हाउस को क्या कहा गया है, पावरफुल हाउस कहा गया है। इसके अलावा इट इज डायरेक्टली इलेक्टेड बाय दी ऑल पीपल, लोकसभा मेंबर्स के चुनाव कैसे होते हैं, आप लोग सब पार्टिसिपेट करते हो, है ना, जो भी 18 साल से ऊपर का व्यक्ति है वह लोकसभा के चुनावों में पार्टिसिपेट करता है, वोट डालता है प्रत्यक्ष तौर से और अपने प्रतिनिधि को चुनता है। ठीक है, इट इज फुली डेमोक्रेटिक रिप्रेजेंटेटिव एंड नेशनल हाउस, कुछ समझाना है इसमें, नॉर्मल सी बात है। और देख लो, अब देखो इसमें मेंबर्स कैसे कैसे होते हैं और क्या क्या आता है, द कॉम्पोजिशन देख लो, एट प्रेजेंट इसमें कितने मेंबर हैं, 545, मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 550 हो 5, इसमें मैक्सिमम मेंबर हो सकते हैं 552, कब तक, टिल मैक्सिमम मेंबर कितने हो सकते हैं इसमें, ठीक है, अभी कितने हैं 545, आउट ऑफ दीज 523 आर इलेक्टेड बाय द पीपल्स ऑफ ऑल इंडियन स्टेट एंड 20 बाय द यूनियन टेरिटरीज। क्लियर है, अब ये कितने हो गए, दो तो फिर भी कम रह गए हमारे, देखो इसमें हमारे पास कितने हैं 545 हैं, 545 में देख लो किस तरीके से होता है, 523 आ गए कहां से, स्टेट से आ गए, यूनियन टेरिटरी से कितने आ गए हमारे पास में 20 आ गए यूनियन टेरिटरी से, और ये दो बंदे आएंगे कहां से, हाँ, दो एग्लो इंडियंस को प्रेसिडेंट क्या करेंगे, अपॉइंट करेंगे। एंड व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एग्लो इंडियन, एग्लो इंडियन कौन होता है, इंडियन सिटीजन, और अच्छा, जिनके ग्रांड्स पेरेंट्स विदेशी हो, जैसे कीनिया, तंजानिया, रवांडा, इनके इंग्लिशमैन हो, अंग्रेज हो, यानी ब्रिटिशर्स हो, ऐसा नहीं कि कहीं का भी चल जाएगा, कीनिया का नहीं चलेगा। एग्लो मतलब अंग्रेज, इंग्लिशमैन, ठीक है, सुंदर आदमी चलेगा, ग्रुप आदमी क्यों चलेगा, पार्लियामेंट में बैठा हो, सुंदर तो दिखना चाहिए ना, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा देखो, द प्रेसिडेंट नॉमिनेट 2 मेंबर्स ऑफ एग्लो इंडियन कमिटी, आ गया, ठीक। मैक्सिमम मेंबर ऑफ लोकसभा स्टैंड्स फिक्स एट 552 टिल द ईयर ऑफ 2010, 2026 आएगा ये कुछ, 26 आएगा, ठीक है। और इस डेटा को एक बार ध्यान से देख लेना है और इसमें ज्यादा कुछ भी नहीं करना, यहां तक क्लियर। एग्लो इंडियन हट गया, ठीक है। अब ये 2 सीट्स कम कर दी मोदी जी ने,
अब ये नहीं लिए जाएंगे। अच्छा, एक समय में जब संसद बनी तो ऐसा माना गया कि इस देश में एग्लो इंडियन थोड़ी सी एक कॉमिटी है जिसको रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में, तो उस परिप्रेक्ष्य में लेके आए थे। लेकिन अब तो सबको ही अधिकार है भाई, अब तो हमारे यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे ही हैं, तो कोई भी इलेक्शन लड़ सकता है। तो किसी खास व्यक्ति को या खास वर्ग को कॉमिटी के आधार पर रिप्रेजेंटेशन क्यों? ये सीट्स खत्म कर दी गई हैं, अब ये जनरल कोटे में आ जाएंगी या इनको समाप्त कर दिया जाएगा जिस तरीके से भी हुआ। और हर चुनावों से पहले परिसीमन होता है, हर एक एरिया को चेक किया जाता है कि पॉपुलेशन के बेस पे कि यहाँ की पॉपुलेशन कितनी बढ़ी या कितनी कम हुई, उस बेस पे क्या किया जाता है, वहां पर सीटों का निर्धारण किया जाता है। ठीक है, हाँ। क्या बिना पढ़ा लिखा भी जा सकता है? आप अपना स्कोप ढूंढते हो? नहीं, डाउट में हो तो मुझे लगा कि अच्छा एक बात बताओ, शिक्षा का और आपकी क्या बोलेंगे उसको, विजडम का कोई रिलेशन है क्या ज्यादा? एक अनपढ़ व्यक्ति भी समझदार हो सकता है और एक पढ़ा लिखा व्यक्ति भी ओसामा बिन लादेन बन सकता है। अब बताओ क्या पढ़ाई रह गई फिर? आप हाईली क्वालिफाइड हो, आप इंजीनियर हो, आप क्या कर रहे हो, मार रहे हो लोगों को। और एक अनपढ़ व्यक्ति भी जो केवल अपने मेडिटेशन से, चिंतन से सोसाइटी के हित के विषय में सोच सकता है, वो समझदार व्यक्ति है। तो पढ़ाई लिखाई पे इतना फोकस क्यों करना है? अब जितने भी इस समय बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर हैं, आप गूगल देख लो, फेसबुक देख लो, इनकी क्वालिफिकेशन कोई बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन इनके पास विजडम है, इनके पास विजन है, ये चिंतन करते हैं सोसाइटी के बारे में। ठीक है ना? तो फिर समझ रहे हो? तो इसमें पढ़ाई लिखाई का उतना इंपॉर्टेंस है नहीं। कहीं मेंशन नहीं है कि आपकी 10वीं चाहिए, 10वीं केवल चाहिए ग्रुप डी में। हाँ, ग्रुप डी वाले को पढ़ा लिखा होना चाहिए। अच्छा, ये नेता लोग हैं भाई, आप कम पढ़ा लिखा किसे मान रहे हो ये बता दो। नहीं, नाम नहीं बताएं। देखो ये एक ना सुनो, कम पढ़ा लिखा एक रिलेटिव और कॉम्पेरेटिव टर्म है। आज से 20-30 साल पहले चले जाओ तो लोग इतने ग्रेजुएट नहीं होते थे, अब हर बच्चे ही ग्रेजुएट है। तो ये तो एक रेफरेंस टर्म हो गई। कम पढ़ा लिखा अपने आप में क्या मतलब, कुछ बताओ तो फिर कुछ समझ में आए। 8वीं पास मान लें, देखो मोदी जी की तरफ इशारा नहीं करना है, बता रहा हूं। अरे मजाक कर रहा हूं, उनकी भी डिग्री चल रही है, संदिग्ध में है ना, कभी आती है कभी नहीं आती, कभी आ रही है कभी नहीं आ रही है ना। उनके खुद के इंटरव्यू में कॉन्ट्राडिक्टरी मामला है ना। ज्यादा बातें नहीं करेंगे, मुद्दे पे रहो। हाँ, देखो लालू यादव के विषय में परसेप्शन बहुत गलत है। लालू यादव एक लॉ ग्रेजुएट हाईली क्वालिफाइड बंदा है और तुम उसको हल्के में लेते हो। पता ही नहीं तुमको भाई साहब। अच्छा एक बात बताओ, लालू यादव ने लगभग 15 साल तक बिहार में शासन किया और वो एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने हटते ही, जैसे ही उनको लगा कि जेल चले जाएंगे, अपनी पत्नी के लिए एकदम रोड मैप तैयार किया और सुबह उनको शपथ दिला ली। अगले दिन क्या, एकदम किचन में से सीधा वो स्टेट की सीएम। आप उस व्यक्ति को हल्के में लेते हो? आप सोचो वो कितना दिमाग से चलता है। एक और चीज, लालू लॉ ग्रेजुएट हैं और इस देश में एक तो स्टेट के 15 साल सीएम रहे। अच्छा, विजडम आता है टाइम के साथ में। अगर आप किसी राज्य के सीएम हो, आप हमेशा बुद्धिमान व्यक्तियों से घिरे रहोगे। आप लगता है कि आपका फिर लेवल अपग्रेड नहीं होना या नहीं बढ़ना है। वो व्यक्ति पहले से इंटेलिजेंट है, लॉ ग्रेजुएट है। अच्छा, लालू इज अ कैरिज्मेटिक लीडर, आप हल्के में नहीं लेना उनको। जिस व्यक्ति ने 15 साल तक यार बिहार गवर्न कर लिया, बिहार जैसा स्टेट, और कभी उसने सिविलाइज्ड भाषा का प्रयोग नहीं किया, एकदम रूलर भाषा का प्रयोग करके और एकदम पब्लिक से कनेक्ट किया उसने, जो कि पहले के नेता कर ही नहीं पा रहे थे। पहले के नेता हाईली सिविलाइज्ड हिंदी बोलेंगे या इंग्लिश बोलेंगे, और ऐसे लोगों के बीच में लालू ने एक खास कम्युनिटी जो कि पिछड़ा है उसको पहचान भी दिलाई, सत्ता में भी लेके आए, और सीएम रहते हुए अपने घर में गाय भी बांधी, भैंस भी बांधी, और सारे जो सेक्रेटरी लेवल के आईएएस ऑफिसर रैंक के जो अधिकारी हैं वो उस घर के बाहर फाइल लेके खड़े हुए हैं। लालू वहां वो क्या था, पेड़ से दातुन तोड़ के कुल्ला कर रहे हैं। आप उस व्यक्ति को हल्के में ले रहे हो, अनपढ़ कह रहे हो उसको। लालू इज अ कैरिज्मेटिक लीडर और उन्होंने अपने दम से पिछड़ों को सत्ता दिलाई। सर क्या
कोई अपराधी है उसका लोकसभा में जाना उचित है? यार देखो तुम कैसी कैसी बातें कर रहे हो। अपराधी लोकसभा में कैसे जाएगा? अगर मान लो कि, सुनो मेरी बात तो सुन लो, सुन ही लो, सुनो। अच्छा एक बात बताओ, जब तक कि फाइनल जजमेंट नहीं आ जाए, दोषारोपण के आधार पे तो आप उसको क्रिमिनल नहीं कह सकते हो, है ना। और जब किसी को फाइनल सजाई हो जाएगी तो वो व्यक्ति लोकसभा के लिए एलिजिबल नहीं रहेगा। अगर उसे सजा हो जाती है तो कम से कम 5 साल वो बाहर हो जाएगा। जैसे लालू जी को सजा हुई, लालू जी को सजा हुई तो उनके 5 साल लोकसभा का चुनाव लड़ने पे प्रतिबंध लगा दिया गया। तो पहले देखो, एक तो होता है कि आपको आरोपी बना दिया गया, वो तो राजनीतिक रंजिश से भी हो सकता है। हाँ, अगर मैं लोकसभा में जीत गया, आप लोकसभा में जीत गए और फिर मुझे पर आरोप साबित हो गए, हाँ, मुझे जेल हो गई, मैं लोकसभा का मेंबर रहूंगा या नहीं रहूंगा? देखो अगर आपको सजा दे दी गई है तो अब आपको रिजाइन देना है, इस्तीफा देना है। अरे सुन तो लो, नहीं देते लोग, नहीं देते, जेल में अब ये फिर भी नहीं दे रहे हैं। अब ऐसे देखो ना, काफी सारे मंत्री जेल चले जाते हैं। अब दिल्ली का एग्जाम्पल ले लो, यहाँ पे सत्येंद्र जैन थे, करप्शन के केस में चले गए जेल, आज इस्तीफा दे दें, 9 महीने से बंद हैं। लेकिन आप उस पद पे जिसको हो उसकी गरिमा तो बना के रखोगे ना, कुछ तो डिग्निटी मेंटेन करोगे। अगर आपको फाइनली डिसीजन आ रहा है कि आपको सजा हो गई, तो नैतिकता के आधार पे सबसे पहले तो आपको इस्तीफा देना ही देना है, और नहीं दोगे तो फिर आपके खिलाफ कोई प्रोसीडिंग शुरू की जाएगी, लोकसभा में बिल आ जाएगा। जब फाइनली आप कोर्ट से कन्विक्ट हो गए तो फिर तो आपको इस्तीफा देना ही है। अदरवाइज लोकसभा आपके खिलाफ में कार्यवाही या प्रोसीडिंग शुरू कर देगी, जो उसको सुटेबल लगता है, ठीक है। लेकिन आरोप के आधार पर ठीक नहीं है। देखो आरोप के आधार पर काफी सारे लोग जेल आते जाते रहते हैं, उस आधार पर थोड़ा नहीं बनता है। बाद में आप सही साबित हुए फिर तो प्रॉब्लम है। हाँ, और क्लियर? तो नेताओं को गालियां नहीं देनी है। इस देश में सबसे सिविलाइज्ड अगर कोई है ना तो वो इस देश के नेता ही हैं। अच्छा तुम गाली कितनी भी दे लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 70 सालों में जो विकास हुआ है ना, वो ठीक ही ठाक हो गया है। हाँ, ठीक ठाक विकास है, उसमें कोई समस्या नहीं है। वो भी इतने बड़े लोकतंत्र को लेके साथ चलना, जिसमें कि आप आपका घर में भी, फैमिली में भी ना, आपके घर में 4 बंदे तो 4 में से 2 आपसे खुश नहीं रहने हैं, तो ऐसे में नेताओं से कैसे खुश हैं? लेकिन हाँ, देश में ठीक ही ठाक विकास चल रहा है, और 70 सालों से आप कंपेयर कर लो, देश ठीक ही जगह पे खड़ा हुआ है। देश की बेसिक पॉलिसीज कभी नहीं बदलती, चाहे कांग्रेस आ जाए चाहे बीजेपी आ जाए। दोनों में अंतर यह है कि एक थोड़े से खाओ और खिलानो की नीति में विश्वास रखते हैं, एक कहते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। इतना ही तो अंतर है। जो कहता खाने नहीं दूंगा वो टैक्स भी लगा देता है, बस इतना ही अंतर है, ठीक है। तो लोकसभा पढ़ लो। देखो हंस रही है लड़कियां हैं। देखो मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ लोकसभा, लोकसभा के सदस्यों की चुनाव विधि अभी डिस्कस की बस 2 मिनट पहले। क्या है? जो भी व्यक्ति 18 साल से ऊपर का है वो अपने मतानुसार अपने जनप्रतिनिधि को वोट कर सकता है, चुन सकता है। अब माना ये 18 साल का व्यक्ति तो समझदार हो ही गया होगा, वोट दे ही सकता है, चाहे घर में उसकी ना चले पर बाहर तो वोट दे ही सकता है ना। अलग अलग मसलों में नहीं चलती है घर में ना, सही कह रहा हूं? चलती है। इधर आ जाओ, फॉर मेंबरशिप ऑफ लोकसभा। अब आ जाओ क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन अभी डिस्कस की, शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, डू नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, शुड हैव कंप्लीटेड एज ऑफ 25 ईयर। 25 साल की उम्र में आप क्या कर सकते हो? लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हो। वही सारी चीजें देख लो, ठीक है। इस पे मुझे डाउट है, लोकसभा में बड़े सारे लोग हैं, आप पॉइंट आउट कर सकते हो। एक बहुत मैं सही बात बता रहा हूं, 2 दिन पहले का वीडियो है, ध्यान से सुनो। हमारे एक माननीय सांसद जी हैं, नाम नहीं ले रहा हूं, एक मंच पे सद्दाम हुसैन जैसी दाढ़ी रखा के बोलते हैं, यू नो व्हाट इज सत्याग्रह? सत्याग्रह, यू नो व्हाट इज सत्याग्रह? सत्ता का रास्ता कभी नहीं छोड़ना है। अरे आत्महत्या कर लो, ऐसे तो आप समझ रहे हो। सत्याग्रह मतलब सत्ता का रास्ता कभी नहीं छोड़ना है। भाई साहब गांधी जी होते दोबारा आत्महत्या कर लेते,
कहता ये अभी मेरे वंश में होना था। अरे कांग्रेस वाले समझते ही नहीं है, रात को थोड़ा सा नशा कम करवाएं तो सुबह व्यक्ति थोड़ा सी ठीक रहे। अरे मसला ही नहीं। कांग्रेस वालों ने मतलब अच्छा एक बार गलती होती है, 2 बार होती है, या सही कभी कभी होते हो आप। अब देखो वीडियो पढ़ा हुआ, अब मैं उसमें मैं क्या ही बोलूं। सत्याग्रह, सत्ता का रास्ता कभी नहीं छोड़ना। कभी कभी तो ऐसे ही लगता है कि या तो टीवी देखो या आत्महत्या ही कर लो। वो व्यक्ति, और एक बात मैं तुम्हें क्वाइट श्योर बोल रहा हूं, तुम आज नहीं 24 के बाद 29 में कभी भी उस व्यक्ति को देश का प्रधानमंत्री जरूर देखोगे। आप लोगों की आत्मा अंदर से खुश हो जाएगी। तब तो मुझे कहना ही मतलब कि जो गरीब है, गरीब का सत्ता कर रहा है तो वो गरीब ही रहे, जो अमीर है। नहीं, राहुल गांधी जी का मतलब ये नहीं था। राहुल गांधी जी का मतलब ये था कि गांधी जी का सत्याग्रह क्या है कि सत्ता के रास्ते पे टिके रहना, कभी उसे छोड़ना नहीं। पता ही नहीं यार। अच्छा अंश, व्हाट इज सत्याग्रह? राहुल गांधी के भाई मत बनो, बताई दे रहा हूं मैं। सत्य के लिए आग्रह करना, जो सही बात है उसको कहना। गांधी जी ने क्या किया? प्रोटेस्ट किया ना, चंपारण में किया, अहमदाबाद में मिल स्ट्राइक में किया, खेड़ा में किया, सविनय अवज्ञा में किया, क्विट इंडिया मूवमेंट में किया। सत्य के लिए आग्रह करते हुए प्रोटेस्ट करना, अपनी सही मांगों को रखना, या राजनीतिक मार्ग पर टिके रहना। गांजा कम करवाओ, ठीक है। अब देखो यार, अब ये पॉइंट किसी तरीके से तुम्हें लग रहा है वैलिड है? लग रहा है वैलिड है? एक और चीज बताता हूं, अनसाउंड माइंड। अब बता ही देता हूं, सुन ही लो। एक बहुत जबरदस्त नेता है, गुलाम नबी आजाद, जम्मू कश्मीर से आते हैं। नहीं बताऊंगा, अब्दुल्ला की कहानी नहीं बताऊंगा। हाँ, लिमिटेड यहां पे, अलग क्लास में सारी बातें जो नहीं, वो तो चलता ही रहेगा ना, वो तो सर्कुलेट हो जाना है, लेकिन लिमिटेड यहाँ पे। अपनी ऑफलाइन क्लास में सारी चीजें, यहाँ लिमिटेड। सुनो, गुलाम नबी आजाद जी जैसा प्रोमिनेंट फिगर जो गुजरात, उसका जम्मू कश्मीर का सीएम रहता है, सेंटर में कई बार सेंट्रल मिनिस्टर रहते हैं, वो व्यक्ति अगर ये बात कहता है कि जम्मू कश्मीर में केवल एक मुस्लिम ही सीएम बने, तो अपने आप में कितनी शर्मनाक बात है। आप बात समझ रहे हो? और ये बाकायदा उन्होंने मीडिया के सामने बोला है कि हमारे लोकतंत्र और हमारे सेकुलरिज्म के लिए जरूरी है कि जम्मू कश्मीर में एक मुस्लिम ही सीएम रहे। ये लोग इतने दिनों से सत्ता में थे। अब बताओ किस तरीके से आप क्या यकीन करोगे कौन अनसाउंड माइंड है? आधी संसद बाहर हो जानी है, बैंकक्रप्ट ना हो, दिवालिया ना हो, सही भी है, थोड़ी सी डिग्निटी बची रहे, बाकी डिग्निटी खराब करने का जिम्मेदारी है ही। इन लोगों ने बोला हम खराब करके ही रहेंगे। ठीक है, आगे देखो। किसी कोर्ट से कन्विक्शन ना हो, क्राइम में इन्वॉल्वमेंट ना हो, किसी कोर्ट से सजा ना हुई हो, वो व्यक्ति क्या है? एलिजिबल है। ठीक है, और देखो उसके पास वो सभी जरूरी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए जो पार्लियामेंट के टाइम टू टाइम उसको बता दिया। तो कोई खास नहीं, आप सारे लोग एलिजिबल हो अगर आप 25 साल क्रॉस कर जाते हो, तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है नहीं, अनसाउंड माइंड हो नहीं, तो आप क्या हो? एलिजिबल हो। और आ जाओ टेन्योर देखो, कार्यकाल। इससे कुछ क्वेश्चन, टेक्निकल टाइप के क्वेश्चन कुछ पूछ लेता है आपसे। निकिता, लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? 5 साल फिक्स है। तो क्या ये किसी अनयूजुअल कंडीशन में कम और ज्यादा भी हो सकता है? वो कंडीशन बता दो, ये क्वेश्चन हमारा हो ही जाना है। हाँ, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इमरजेंसी, एक बार में अगर आपातकाल देश में चल रहा है तो एक बार में 1 वर्ष तक कार्यकाल को लोकसभा के कार्यकाल को बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, फिर चुनाव कब होंगे? जैसे ही आपातकाल खत्म हो जाता है उसके 6 महीने के भीतर में चुनाव होने अनिवार्य।
ये तो हो गया कि जब एक्सटेंड हो गया, कब पहले भी लोकसभा का कार्यकाल खत्म हो सकता है? ये जो भी पॉइंट आपको बताया, सेकंड पॉइंट यही था, फ्रेश इलेक्शन कब हो जाएंगे? अगर इमरजेंसी खत्म हो जाती तो 6 महीने में चुनाव करा ही ले जाना चाहिए। ठीक है, अब जो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं वो बता दो, किस कंडीशन में लोकसभा का चुनाव, लोकसभा का कार्यकाल पहले भी खत्म हो सकता है? जब मेजॉरिटी प्रूफ करनी पड़े तो खत्म हो सकता है। क्लैरिफाई करो, समझ नहीं आई बात। कोई बिल आता है पार्लियामेंट में, अगर वो मेजॉरिटी उसमें मतलब ना अप्रूव हो, अगर वो बिल पास हो जाता है इसका मतलब मेजॉरिटी है नहीं, तो उसके बाद तो हो ही जाता तो सरकार गिर जाएगी। लोकसभा कैसे भंग होगी? लोकसभा भंग करने का मसला बताओ। पीएम एडवाइस करेगा प्रेसिडेंट को कि गवर्नमेंट सही से नहीं चल रही है, डिसॉल्व कर दो, तो प्रेसिडेंट मान सकते हो उनकी बात। देखो ऐसा है, अभी पार्लियामेंट चल ही रही है और ऐसा होता है कि खुदा ना खास्ता कुछ बीजेपी के मेंबर टूट के कांग्रेस में शामिल हो जाते हैं और एक बिल आ जाता है, नो कॉन्फिडेंस मोशन, अविश्वास प्रस्ताव आ जाता है, अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाता है, तो क्या होगा कि सरकार को इस्तीफा देना पड़ेगा, सरकार को इस्तीफा देना पड़ेगा। अब होगा क्या कि संसद में सरकार बनाने की कोशिशें शुरू हो जाएंगी। अपोजिशन वाले कहेंगे कि हम सरकार बना लें, इधर बीजेपी वाले पूरा दम लगाएंगे कि हम सरकार बना लें, और मान लो कि कोई सरकार बना नहीं पा रहा है। ऐसी स्थिति में भी राष्ट्रपति ये स्वयं विवेक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए लोकसभा को भंग करके नए चुनावों की तरफ जा सकते। क्लियर है? देख लो, यही सब लिखा होगा यहां पे। Further, the president can dissolve the Lok Sabha at any time when the prime minister may advise to him to do, or when no party may be in position to form a government. वही है जो आपको बताया। हाँ, लोकसभा बंद हो गई, उसी वक्त अगर इमरजेंसी लगी तो तुम इतनी खराब सिचुएशन देश में क्यों बनाते हो? तुम देश का क्या चाहते हो, क्या करना चाहते हो? क्वेश्चन आ लिया, पूछ लिया। सुनो, अगर अभी अभी लोकसभा भंग हुई है और इमरजेंसी लग जाती है तो कुछ इमरजेंसी के स्पेशल प्रोविजंस हैं। देश में आपातकाल को देखते हुए 2 स्टेप लिए जा सकते हैं। राज्यसभा तो फॉर्म में रहती ही है, इट इज अ परमानेंट हाउस, राज्यसभा के थ्रू काम किया जा सकता है। अदरवाइज हमारे लोकसभा स्पीकर अगर उनको आवश्यक लगे तो इन सभी लोगों को बुला के इनको फिर से लोकसभा के सदस्य की शपथ दिला देंगे और ये पूरी लोकसभा फिर से फॉर्म में आ जाएगी और देश में काम शुरू हो जाएगा। इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी किस वजह से लगाई थी? इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी आंतरिक असंतोष की वजह से। उसको लगा, उनको लगा, उसको नहीं लगा, उनको लगा, थोड़ा सम्मान से, है ना, उनको लगा कि देश में अशांति का माहौल है तो क्या कहते हैं, इमरजेंसी लगा दो। बेसिकली अशांति जैसा कुछ था नहीं, इंदिरा गांधी जी की सरकार से लोग असंतुष्ट चल रहे थे। जेपी जी ने मूवमेंट चला दिया था, गुजरात से लेके बिहार तक रैलियां निकल रही हैं। इंदिरा जी को लगा कि अब तो सत्ता गई और उनको लगता था कि सत्ता तो मेरे पिता की है। राजशाही वाला टेंडेंसी है भाई। राहुल गांधी जी को भी ऐसा ही लगता है। राहुल गांधी जी को वैसे ही लगता है ना कि एक बार आपके ये जो हेमंत विश्व शर्मा जी हैं ये गए थे राहुल गांधी जी से मिलने, तो उन्होंने उनको कुत्ते की प्लेट में ही बिस्किट ऑफर कर दिए, तो बेचारे वो क्यों, उनको ऐसा लगता है ना कि ये लोग तो क्या है, लोअर क्लास, मिडिल क्लास, हम क्या हैं, हम राजा हैं, हम बॉस हैं। वो मानसिकता नहीं खत्म हो रही इन लोगों की, पार्टी खत्म हो ली। क्या करें, मानसिकता नहीं खत्म होती ना। राहुल गांधी जी से उनकी पार्टी के लोग नहीं मिल पा रहे हैं, बाकी तो तुम छोड़ ही दो। कांग्रेस पार्टी में टूट इसी बात की है कि राहुल जी कुछ लोगों की बात सुनते हैं, बाकियों की सुनते नहीं। अब वो कुछ हैं, वो कुछ बताते हैं, कुछ छोड़ देते हैं, तो फिर क्या होगा, पार्टी तो टूट ही जाएगी ना। समझ रहे हो? अब इमरजेंसी पे आ जाओ। इमरजेंसी पे हुआ ये इंटरनल एग्रेशन दिखा के, आंतरिक असंतोष दिखा के इंदिरा गांधी जी ने 1975 में इमरजेंसी लगवा दी। और इमरजेंसी का कोई बहुत ज़्यादा औचित्य था नहीं, उस समय असंतोष था उनकी सरकार के खिलाफ, उनको सीधे तरीके से चुनाव करने थे, लेकिन उन्हें लगा कि यार अब ना सरकार नहीं आ पाएगी। और सरकार कैसे नहीं आएगी, देश तो हमारे बाप का है, हम तो ला के रहेंगे, लगा दो इमरजेंसी। लगभग 21-22 महीने आपातकाल रहा। आपातकाल हटता है, देश में इलेक्शन होते हैं। इलेक्शन के बाद पहली नॉन गवर्नमेंट कांग्रेस आती है मोरारजी देसाई जी की।
1978 में, और जो एग्रेशन था वो हमें दिखाई देता है। इमरजेंसी में इन्होंने सारे नेताओं को जेल में डाल दिया। अब देखो ना, तुम अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे लालू जी की, लालू जी को हल्के में लेते तुम लोग। लालू यादव, मुलायम सिंह यादव, जॉर्ज फर्नांडिस, आपके अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, और ये उसी के आपके इमरजेंसी के दौरान के नेता हैं भाई। ये जेल में गए, इनकी हाइप क्रिएट हो गई, न्यूज़पेपर में इनके बारे में लिखा जाने लगा, नेता बन गए, और उसके बाद ये सब लोग बाद में आके चुनाव भी जीतते हैं। सर, तो इमरजेंसी के लिए लोकसभा में बिल पास करनी पड़ती है? इमरजेंसी के लिए लोकसभा में बिल पास करना चाहते। देखो, अगर हम प्री डिफाइंड चीजों को देखें तो इंदिरा गांधी जी ने कोई बिल पास नहीं कराया है, और उन्होंने लिखित में दे दी। अंतिम में क्या होता है कि प्रधानमंत्री जी के सलाह पे काम हो रहे हैं, तो कोई ऐसा रिटन डॉक्यूमेंट हुआ नहीं, और सीधी की सीधी इमरजेंसी की जब घोषणा हुई तो जनता को पता चला भाई ये हो गया। तो सर, मतलब है कि इमरजेंसी को बिल लोकसभा में पास कराना नहीं है वाले, नहीं। अगर होता तो विरोध हुआ होता ना लोकसभा में। उन्होंने तो इंटरनल एग्रेशन की रिपोर्ट दी, बोला कि देश में आंतरिक असंतोष है, राष्ट्रपति जी को बढ़ा दी, और उस समय के सभी लोग, अरे इंदिरा गांधी आयरन लेडी, वो कुछ भी करते, तो उन्होंने वो कुछ कर ही दिया। ठीक है, बस आगे देख लो। इन केस ऑल्सो अ न्यू लोकसभा हैज टू बी इसेंशियली इलेक्टेड विद इन 6 मंथ। जब भी लोकसभा भंग होगी तो उसके 6 महीने में लोकसभा के सदस्यों का या लोकसभा का चुनाव होना अनिवार्य है, और 6 महीने के अंदर में न्यू लोकसभा फॉर्म हो जानी है। लोकसभा में से अब कोई क्वेश्चन पूछना है जो दिमाग में आ रहा, बता दो, उसको डिस्कस कर लेते हैं। बोलो, नहीं तुम हंसो मत, क्वेश्चन पूछ लो। तुम जब क्वेश्चन पूछते हो ना, मैं डर जाता हूं। पता है क्यों? तुम ऐसा क्वेश्चन पूछोगे कि पहले वो उल्टा खड़ा होगा, उसको सर के बल खड़ा होगा, उसको फिर पैरों की तरफ करना है, फिर उसका आंसर भी देना है ना, इसलिए डर जाता हूं मैं। देखो, मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ लोकसभा, अच्छा ये तो हो ही गया है। हाँ, अब आ जाओ रिजर्वेशन पे। जी, लोकसभा में भी रिजर्वेशन है। ठीक है, लोकसभा में भी रिजर्वेशन है। "84 seats for scheduled caste and 47 seats for scheduled tribes." अच्छा, ये ठीक है, ये सही है, होना चाहिए ऐसा? मोहन, नहीं होना चाहिए। हाँ, कोई फेवर में है इसके? पर तुम्हारे फेवर में होने ना होने से क्या फर्क पड़ता है? तुमको कोई बहुत ज्यादा तो समझ है नहीं। अच्छा, एक बात बताओ मोहन, सुनो, ध्यान से सुनना, फिर मुझे बताना। आपका ये शरीर है, अच्छा, इसमें अगर एक हाथ कमजोर रहेगा तो शरीर सुंदर दिखेगा? उसको आप स्पेशल ट्रीटमेंट देंगे, उसका ट्रीटमेंट भी करवाएंगे, डॉक्टर के पास भी लेके जाएंगे, मसाज भी करवाएंगे। इसी तरीके से ये देश हमारी बॉडी की तरीके से है, और जब तक कि इस देश के सभी समाजों का, सभी वर्गों का विकास नहीं होगा, तो क्या हम कह सकते हैं कि देश का विकास हो रहा है? अगर एक क्लास मतलब एक वर्ग छूट जाता है, एक वर्ग विकास की दौड़ में छूट जाए, बाकी सबका विकास हो जाएगा, तो हम कहेंगे कि इस देश का संतुलित और समुचित विकास हुआ है। और उन्हीं सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए ऐसी क्लास जो हजारों सालों से पिछड़ी रही, उसकी हमारी जिम्मेदारी है। जो अगड़ा वर्ग है, जो आगे है, उस वर्ग की जिम्मेदारी है कि जो इस विकास की दौड़ में पिछड़ गए हैं, उनको किसी भी तरीके से बराबर लाया जाए, उनका हाथ पकड़ के उनका उत्थान किया जाए। और इसीलिए लोकसभा में क्या किया गया है, उनको स्पेशल ट्रीटमेंट दिया गया। तो आरक्षण का बहुत ज्यादा विरोध नहीं करना है। हाँ, इस बात, हाँ बोलो। सर, क्वेश्चन है, क्या भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा था कि जब भारत का कोई राष्ट्रपति पिछड़े दलित बनेगा तो आरक्षण खत्म कर देना चाहिए? यूट्यूब से दूरी बना लो। यूट्यूब पे नहीं, न्यूज में देखा, पर मैंने ऐसा स्टेटमेंट नहीं देखा। कितना पहले देखा? देखो, जो इधर सब सर्कुलेट हो रहा है उस पर ज्यादा ध्यान ना दे तब तक कि जब तक आपको ऑथेंटिक रेफरेंस ना हो। मैंने नहीं सुना। हाँ, ये सेम स्टेटमेंट कई बार सुना है, पर मुझे किसी ने सोर्स नहीं बताया कहां लिखा। कोई भी अपने मन से उठ के बोल रहा है, तो क्या मैं मान लूं?
इसलिए मैं मानता नहीं। ये मैंने भी देखा, मैंने भी खूब देखा, लेकिन ये कहां लिखा है मेरे को सोर्स नहीं मिल रहा है, तो मैं कभी कोट भी नहीं करता हूं। अच्छा, अगर आपको अपनी बात को ऑथेंटिक करना है, किसी के नाम पे चिपका दो, क्योंकि तुम्हारी तो अस्तित्व है नहीं। मतलब सॉरी, तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूं, जिसने भी ये बात बोली, आप समझ रहे हो कि अगर आपको अपने आप को वैध करना है तो अपने मन से बोलो ये उन्होंने बोली है। आदमी सोचता है, अच्छा फिर वो तुमसे ना बहस करने के मोड में नहीं आएगा। आप समझ रहे हो? तो अगर जब तक आपके पास ऑथेंटिक रेफरेंस ना हो तब तक ऐसी कोई बात मैं तो कतई नहीं मानता। ठीक है, और कुछ? रिजर्वेशन, अच्छा देखो, रिजर्वेशन के आधारों पे बहस हो सकती है कि किस आधार पे हो या ना हो, लेकिन रिजर्वेशन आज भी इस सोसाइटी की नीड है। आज भी आप गांव देहात में चले जाओ तो एक खास क्लास है जिसको जमीन पे बिठाया जाता है, आज भी है। शहरों में जाति व्यवस्था कमजोर हुई है, जाति के बंधन कमजोर हुए हैं, लेकिन गांव देहात में अभी भी आप जाओ तो अगर किसी के यहाँ शादी फंक्शन भी है ना, अच्छा गांव में अभी भी दो तरीके से होता है। एक होता है मेन गांव होता है, उसके पीछे एक अलग से होता है एरिया, बोल देते हैं नगरा है ये, जिसपे छोटी छोटी कास्ट, धोबी, कुम्हार और ये सारे टाइप के लोग रह रहे हैं। अच्छा, वो जब मेन गांव में आते हैं तो अभी भी चारपाई पे नहीं बैठते और आप कहते हो आरक्षण का विरोध। पहले उनको अपने बराबर लेके आओ। हाँ, जब सारे लोग स्वस्थ होंगे, जब सबके पास में रिसोर्सेज होंगे, जब सबकी शिक्षा का लेवल एक सा होगा, तब आप मना कर सकते हो कि आरक्षण नहीं देंगे। एक क्लास जो हजारों सालों से पिछड़ी रही है, आप विरोध करते हो कि नहीं आरक्षण ठीक नहीं है। पता है क्यों विरोध करते हो? क्योंकि आप उस क्लास की जगह पे नहीं हो। जब आपको सोसाइटी ह्यूमिलेट करेगी ना, तब आपको पता चलेगा कि आपको अपलिफ्टमेंट की कितनी नीड है। और वैसे भी मेरा इन आधारों पे कोई बहुत ज़्यादा आस्था नहीं है। अब इनमें इंप्रूवमेंट होना चाहिए। अब इनमें इंप्रूवमेंट कैसे होना चाहिए? अब तो बहुत सारी अगड़ी जातियां भी हैं भाई साहब, उनकी हालत खराब है। अब ये सारा ना, मतलब इस सबको खत्म करके और होना चाहिए आर्थिक आधार पर। जो गरीब है उसको जेन्युइन तरीकों से दो। हाँ, ईडब्ल्यूएस सिस्टम ठीक है, लेकिन ईडब्ल्यूएस के भी साथ धोखा किया 10% में, मतलब क्या ही आरक्षण मिलेगा? आरक्षण का आधार आर्थिक होना चाहिए। आर्थिक आधार पे जनगणना करा लो, आर्थिक आधार पे जो भी कुछ कराना है। और इसके अलावा जो मेरे को ठीक लगता है कि आरक्षण किसे मिलना चाहिए? जो सरकारी स्कूलों में पढ़ के आ रहे ना बच्चे, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, राजस्थान में, सबको आरक्षण दे दो। गरीब है इसीलिए सरकारी स्कूल में जा रहा है वो, और वो जब शहरों में आता है तो उसका कंपटीशन किसके साथ होता है? डीपीएस, लवली पब्लिक स्कूल, पता नहीं कौन कौन से स्कूल, समरविले और पता ही नहीं कौन। अच्छा एक बताओ, एक बच्चा जो उत्तर प्रदेश में गांव में टाट पट्टी पे बैठ के आया है, अब वो आ गया शहर में, अब वो क्लैट की तैयारी कर रहा है, वो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है। एक तो बेचारे का बैकग्राउंड कमजोर, ऊपर से उसके पास उतने इकोनॉमिक रिसोर्सेज भी नहीं है कि वो अच्छी कोचिंग अफोर्ड कर सके। तो अब उस बच्चे के लिए तो कम से कम आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी अगड़ी जाति से है। और हाँ, रामविलास पासवान जैसे लोगों के बच्चों को आरक्षण नहीं होना चाहिए, जिनके पिता 25 साल सेंटर में मंत्री रहे हैं भाई। वो कहते हैं हमें आरक्षण चाहिए। अरे कम से कम तुम तो आरक्षण छोड़ दो, तुम एक सीट छोड़ोगे तो किसी गरीब बच्चे को मिलेगी। अच्छा, जिनका शासन पे कब्जा हो गया है, सत्ता पे कब्जा हो गया है, वो उस कब्जे को नियंत्रण बनाए रखना चाहते हैं। उनको अपनी कम्युनिटी के बारे में नहीं सोचना है, उनको अपने अधिकार के बारे में सोचना है। आप समझ रहे हो? मैं दिल्ली में कई सारे ऐसे लोगों को जानता हूं जो बहुत संपन्न हैं, एससी क्लास से हैं, और उनके बच्चे अभी भी रिजर्वेशन ले रहे हैं, और उनके बच्चे सबके किसी के डीपीएस में जा रहे हैं, किसी मतलब हाई स्कूल्स में उनके बच्चे जा रहे हैं। अब वो बच्चे जब रिजर्वेशन लेंगे तो अपनी कम्युनिटी के एक बच्चे की सीट खा रहे हैं वो लोग। तो ऐसा तो ये ऐसे हो गया कि जैसे गांव के लोगों को ज्यादा। अब आप फिर से गांव पे आ गए। आधार आर्थिक होना चाहिए, चाहे वो शहर का हो जाए या गांव का हो जाए। पता बराबरी कब होगी? तुम में और प्रेसिडेंट के बेटे में बराबरी कब होगी? जब दोनों की शिक्षा एक जगह हुई है। आप बात समझते हो? तब आप कह सकते हो, तब आप किसी भी कंपटीशन में फाइट करो। यार वो ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड में पढ़ के आए हो, तुम आए हो छपरा में पढ़ के, लेवल मैच करेगा तुम्हारा? अब तुमको आरक्षण की जरूरत है। तो आरक्षण का आधार क्या होना चाहिए? आर्थिक होना चाहिए। और अंबेडकर जी जो सबसे सही बात जो मेरे को सबसे सही लगती है, सबसे पहला फोकस इस देश में शिक्षा पे होना चाहिए। सबकी एक सी संतुलित और समुचित शिक्षा होनी चाहिए, सबके लिए अवसर समान होने चाहिए, तब तो बराबरी के अवसर होंगे। जब तक शिक्षा में असमानता रहेगी तब तक आरक्षण की नीड रहेगी। एक बार शिक्षा में समानता कर दो, या तो सारे प्राइवेट खत्म कर दो या सबको प्राइवेट स्कूल बना दो, फिर किसी को आरक्षण की जरूरत नहीं है। सब बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में जाए दो, फीस 0 कर दो,
फिर मेरे हिसाब से आरक्षण की नीड नहीं है, क्योंकि दोनों एक जैसे माहौल में पढ़े हैं, एक जैसा परफॉर्मेंस आएगा। फिर बच्चे की इंडिविजुअल मेहनत पे डिपेंड करेगा कि किसके कितने एम्बिशन है। लेकिन अभी एक बच्चा जो गांव से पढ़ के आ रहा है और एक जो डीपीएस में पढ़ा, क्या कंपैरिजन है दोनों का भाई? तो जो सरकारी स्कूलों में इन स्टेट से आ रहे हैं भाई साहब, चुपचाप उनको उनकी मार्कशीट पे लिखा है 10th और लिखा है कोई राजकीय इंटर कॉलेज, दे दो आरक्षण, चाहे वो किसी भी क्लास का है। अच्छा, गरीब था तभी सरकारी में पढ़ा, और जिसकी कंडीशन भी थोड़ी सी ठीक है, थोड़ी सी भी, वो पेरेंट्स अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में तो कतई नहीं भेजते। क्यों? क्योंकि शिक्षा से चीजें बदलेंगी। तो ये सब ठीक ही है, लेकिन अब आधार तो चेंज होने चाहिए। जो 70 साल पहले चीजें ऑर्डर में थी, वो कम से कम अब के समाज में तो मुझे लगता है कि उनमें बदलाव होना चाहिए। नहीं हो रहे तो हमारा सिस्टम बहुत बढ़िया है, फिर तो हमें पढ़ना ही पड़ना है यहाँ पे कि इनको रिजर्वेशन। ठीक है, अब आ जाओ सिंगल, चल जाए यार। देखो, सिंगल मेंबर टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी, इसका क्या मतलब होता है? एक चुनाव क्षेत्र से एक ही व्यक्ति चुनाव लड़ेगा, सिंगल। ठीक है, और देखो सर एक क्वेश्चन है, राहुल गांधी 2 जगह से लड़ते हैं। हाँ, राहुल गांधी 2 जगह से चुनाव लड़े थे। उनको चुनाव जीतने के बाद एक जगह से इस्तीफा करना पड़ा ना। वो तो एक जगह हार गए थे। अरे दोनों से जीत भी, मान लो जिता दो यार, तुम क्यों उनके पीछे पड़े रहते हो? बेचारे कितने सज्जन व्यक्ति हैं, रात को कुछ लेते हैं तो सुबह उठ पाते हैं, और तुम मजाक में मूड में रहते हो। ठीक है, तो हाँ, अरे कोई इशू नहीं है, उसके प्रश्न हैं, उसको पूछना है तो पूछ। ठीक है, हमारे यहां स्वतंत्रता है 2 जगह से लड़ने की, लेकिन अगर व्यक्ति दोनों जगह से जीत जाता है तो उसको एक जगह से रिजाइन देना होगा। ठीक है, और बताओ। एक से एक ही सिलेक्ट होगा, ये चुनाव लड़ने की बात नहीं कर रहा है, ये कह रहा है कि एक से एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक व्यक्ति चुना जा सकता है। ठीक है, आगे आ जाओ। सीक्रेट बैलेट, गुप्त मतदान द्वारा क्या होता है? चुनाव होता है गुप्त मतदान द्वारा। ठीक है, अब गुप्त में बताइए, तुम जाते हो, ऐसा एक पोलिंग बूथ होता है, उसमें डब्बा टाइप का लगा रहता है, उसके अंदर आप जाके, ठीक है, अब तो ईवीएम आ गया है। ठीक है, डायरेक्ट इलेक्शन एंड सिंपल मेजॉरिटी वोट विक्ट्री सिस्टम, इसका मतलब समझ लो, डायरेक्ट प्रत्यक्ष चुनाव हो ही रहा है, प्रत्यक्ष चुनाव होता ही है। और उसके बाद ये क्या कहता है कि डायरेक्टली इलेक्टेड हो गया, एनी वोटर कैन कास्ट हिज वोट टू इलेक्ट एनी कैंडिडेट। ठीक है, आप एक व्यक्ति को एक वोट के लिए दे ही रहे हो। ठीक है, a candidate securing the largest number of votes from the amongst all the, इसका मतलब ही समझ लो, डाले गए मतों में जिसे सबसे ज्यादा वोट मिल जाएंगे वो क्या हो जाएगा? मेंबर ऑफ, अरे मेंबर ऑफ लोकसभा, चुनाव जीत जाएगा वो। अब चुनाव विधानसभा का हो तो मैं सिंपल अभी चुनावों का मेथड की बात कर रहा हूं। ठीक है, जितने वोट डाले गए उससे सामने वाले से एक भी ज्यादा मिल जाता है तो आप क्या हो जाते हो? जीत जाते हो। तो क्या ये गवर्नमेंट मेजोरिटेरियन गवर्नमेंट है? क्या ये बहुमत की सरकार हुई क्या? अब ऐसे ही करके हमने जोड़ तोड़ करके सरकार बना ली। बहुमत कब मिलेगा? जब आपको 51% वोट मिलेंगे। तो ये कौन सी व्यवस्था है भाई, जिसमें केवल एक वोट से चुनाव जीत रहे हैं और हम कह रहे हैं कि बहुमत मिल गया। अब टोटल हमारे यहाँ 60-65% वोटिंग हो रही है, 60-65% वोटिंग हो रही है, उसमें भी 5 बंदे खड़े हुए हैं। 30 के आसपास 30-32% पे एक व्यक्ति चुनाव जीते जा रहा है। तो क्या वो बहुमत से जीता? इस व्यवस्था को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं फर्स्ट पास दी पोस्ट सिस्टम। देख लो, ये कौन सी व्यवस्था है हमारे यहां? फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। ये चलता है हमारे यहां डेमोक्रेटिक वाला मसला ही नहीं है।
हमारे यहाँ लोकतंत्र या बहुमत के आधार पर केवल हमारे यहाँ राष्ट्रपति जी का, उपराष्ट्रपति जी का चुनाव हो रहा है, जिसमें हमें 51 और 49% वोटिंग करनी होती है। इसमें तो क्या है, इसका सिंपल सा मतलब है डाले गए मतों में जिसे सबसे ज्यादा प्राप्त हो रहे हैं वो व्यक्ति क्या हो रहा है, वो व्यक्ति जीत रहा है। इसी व्यवस्था को क्या कहा गया है, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। क्लियर है, हो गया, ठीक है। और देख लो, क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर्स ऑफ, अरे ये हो तो गया हमारा, ये तो हो ही गया। सेशन पे आ जाओ, ये इसमें थोड़ी सी अच्छी चीजें हैं। देख लो, ये क्या है हमारा लोकसभा, ये क्या है कौन क्या झगड़ा करते हैं यहाँ पे सब, यही तो लोग हैं जो बेचारे शांति से काम करते हैं। झगड़े वाले तो भाई साहब ये सब लोग बैठे हुए हैं इधर। ये है टेबल ऑफ द हाउस, यहां पे सारे अलग अलग मंत्रालय के सेक्रेटरी और सचिव लोग होते हैं। अगर आपको कोई प्रश्न पूछना है तो 15 से 20 दिन पहले टेबल ऑफ द हाउस पे प्रश्न लगाते हो, उसकी कैलकुलेशन होगी, फिर एक टाइम आपको अलॉटमेंट होगा। इस लोकसभा का सारा संचालन कहां से हो रहा है, टेबल ऑफ द हाउस से। तो इसको क्या बोलते हैं, आपको क्या लगा है, स्पीकर ऊपर बैठ के सारी चीजें मेंटेन कर लेंगे, ठीक है। तो टेबल ऑफ द हाउस संचालन कर रही है इस पूरी लोकसभा के कामों का, ठीक है। अब देख लो सेशन, चुनाव हो गए, अभी हमने पहले देख लिया, चुनाव करवा दिए, सारे चुनाव हो गए। चुनाव के बाद संसद का सत्र कौन बुलाएगा, प्रेसिडेंट। President can summon the session of parliament and he has also a power to dissolve the Lok Sabha. सम्मन कौन करता है, अभी थोड़ी देर पहले डिसॉल्व किससे करवाया था, तो सारे काम कौन करेगा, प्रेसिडेंट करेंगे। और सुन लो, जब भी संसद का पहला सेशन होता है राष्ट्रपति जी आते हैं, राष्ट्रपति जी के अभिभाषण से शुरू होता है, ठीक है। साल में 3 सेशन होते हैं, कौन कौन से सेशन होते हैं, 3, हाँ कौन कौन से बताओ जरा, बजट, मॉनसून और विंटर, सही है, चलो कुछ तो याद है। अच्छा, जब भी नए साल में पहला सेशन शुरू होता है प्रेसिडेंट सेशन को बुलाते हैं, प्रेसिडेंट के राष्ट्रपति जी के अभिभाषण से वो क्या शुरू होता है, सेशन शुरू होता है। यानी प्रत्येक 5 साल में पहला सेशन शुरू होगा तो राष्ट्रपति जी के कहने से होगा, राष्ट्रपति जी के भाषण से होगा। प्रत्येक साल पहला सेशन शुरू होगा तो राष्ट्रपति जी के भाषण से शुरू होगा। तो वही पहला पॉइंट ये कह रहा है, ठीक है। और देखो 2 सेशंस के बीच में था ना, इधर देख लो, बजट सेशन, मॉनसून सेशन और विंटर सेशन, 3 सेशन हो गए। इन 3 सेशन के बीच में कहता है कि 6 महीने से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। ये क्वेश्चन समझ में आ गया, ठीक है। इसका मतलब है कि एक साल में मिनिमम 2 सेशन तो संसद में होने ही चाहिए। यहां तक क्लियर है। आगे देखो, कोरम, संसद में एक स्पीकर होते हैं, होते हैं या नहीं होते हैं, ठीक है। उनका चुनाव कैसे होता है, लोकसभा के सदस्यों द्वारा होता है। सामान्यतः नियम ये है कि जो भी रूलिंग पार्टी है उसी में से स्पीकर का चुनाव होता है, ठीक है। अब लोकसभा का सेशन चलाने की सारी जिम्मेदारी किसकी है, स्पीकर की है। वहां पे कब किसको कितना बोलने का समय देना है ये किसकी जिम्मेदारी है, स्पीकर की है। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की जिम्मेदारी किसकी है, डेकोरम मेंटेन करने की जिम्मेदारी किसकी है। अगर इफ यू आर बिहेविंग अनपार्लियामेंट्री बिहेवियर
आपको एक्सपेल करने की जिम्मेदारी किसकी है? ओके, एक मिनट। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। हाँ जी, गुड मॉर्निंग सर। हेलो, हाँ हाँ जी सर, बताएं। हाँ 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 सर, 2 बजे आपका सेशन है। हाँ जी सर, जी सर। ओके सर, ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है। ओके सर, ओके सर, थैंक यू। ओके। 2 बजे आप लोगों का कर्नल सांगवान सर के साथ में सेशन है, उनका ही कॉल था। तो आज थोड़ा सा सीख लेना, कुछ थोड़े से क्वेश्चन पूछ लेना, कुछ जो भी आप श्रद्धा अनुसार उनसे बात करना चाहें, ठीक है। खुशबू, करेक्ट, खुशबू कुछ भी बोल दो, एकदम फक चलता है, ठीक है। देखो, कोरम इसको बोलते हैं, ठीक है। कोरम क्या होता है? 545 मेंबर हैं लोकसभा में, ठीक है, 545। अगर मिनिमम 10% उस दिन लोकसभा में नहीं आते हैं तो क्या होता है? स्पीकर अगले दिन के लिए बैठक को स्थगित कर सकते हैं। इसको ही बोला गया है कोरम या गणपूर्ति। ये कितना है? 110 है टोटल मेंबर ऑफ द लोकसभा। 545 का 10% निकालोगे तो ये कितना हो जाएगा? अप्रॉक्स 54 पॉइंट कुछ आ जाएगा। इतने मेंबर होने चाहिए, अदरवाइज स्पीकर क्या कर सकते हैं? उस सेशन को नेक्स्ट डे के लिए पोस्टपोन कर सकते हैं। क्लियर? ठीक है, यही दे रखा नीचे। ठीक ठीक। प्रोसीडिंग ऑफिसर ऑफ लोकसभा प्रोसीडिंग ऑफिसर ऑफ लोकसभा, स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर, ये कौन होते हैं और इनका काम क्या है? जो अभी जो थोड़ी देर 2 मिनट पहले हमने डिस्कस किया, वो सारे के सारे काम कौन करेंगे? यही लोग करेंगे। लोकसभा को चलाने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति कौन है? स्पीकर। अगर किसी वजह से स्पीकर सदन में उपलब्ध, बहुत सारे काम हो सकते हैं, अस्वस्थ भी हो सकते हैं, तो उनकी अनुपस्थिति में कौन देखेगा? डेप्यूटी स्पीकर देखेंगे। देखो, स्पीकर इज द चेयरमैन एंड प्रीसीडिंग ऑफिसर ऑफ द लोकसभा। अध्यक्ष होते हैं, इसका क्या मतलब हो गया? अध्यक्ष होते हैं और सदन को चलाने की जिम्मेदारी किसकी है? स्पीकर की है। In its very fastest meeting, every new Lok Sabha elected one of its member as a speaker and another one as the deputy speaker. अभी समझाया था। जैसे ही पहली बैठक होगी लोकसभा की, तो काम की शुरुआत ही तभी होगी जब सबसे पहले स्पीकर को चुन लिया जाएगा। क्लियर है? एक प्रोटेम स्पीकर होता है, प्रोटेम स्पीकर, प्रो टर्म स्पीकर, टर्म से पहले प्रो टर्म स्पीकर, प्रोटेम बोलते हैं। अब होगा क्या कि जब भी 5 साल में पहली बार प्रोटेम बोल देते हैं इसको, प्रोटर्म है, ठीक है। टर्म से पहले जब भी न्यूली लोकसभा इलेक्ट होगी, क्लियर, होगा क्या कि आपको ना ये मिलेगा कि संसद के सदस्यों को शपथ कौन दिलाता है? संसद के सदस्यों को शपथ दिलाते हैं प्रेसिडेंट, ठीक है। यार प्रेसिडेंट दिलाते हैं, इतने 545 लोग थक नहीं जाएंगे हमारे राष्ट्रपति जी से? हम इतना काम करें ना? इतना नहीं कराएंगे ना। हम एक काम करते हैं, हम प्रो टर्म स्पीकर यानी प्रोटेम स्पीकर को अपॉइंट करते हैं। प्रेसिडेंट जी क्या करेंगे कि प्रोटर्म स्पीकर को शपथ दिला देंगे। प्रोटर्म स्पीकर क्या करेंगे? सारे लोकसभा सदस्यों को
शपथ दिला देंगे। और जब सारे लोकसभा सदस्यों को शपथ मिल जाएगी तो फिर क्या होगा, जो पहला काम होगा वो क्या होगा, इलेक्शन ऑफ स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर। तो आपसे ना प्रश्न पूछा जाता है, बताओ लोकसभा के सदस्यों को शपथ कौन दिलाता है, तो कौन दिलाता है? ऑप्शन में होते हैं प्रेसिडेंट। नाम उनका ही आएगा। वो क्या कहते हैं, वो प्रोटेम स्पीकर को शपथ दिलाएंगे और प्रोटेम स्पीकर बाकी सारे, यार राष्ट्रपति ये इतना डिग्निटी वाली पोस्ट है, वो सबको बोलते अच्छे लगते हैं, अरे एक को दे चलो काम कर दो। डिग्निटी भी तो कोई चीज है। यहां तक हो गया। उप स्पीकर या कह दें उप चेयरमैन कह दें, इनके बाद एक व्यक्ति को और चुना। मान लो ये बीमार पड़ गए बेचारे, मतलब आउट ऑफ स्टेशन है, विदेशी दौरे पे हैं, संसद का तो काम चलना ही है ना। तो होगा क्या कि स्पीकर, सामान्यतः नियम यह है कि स्पीकर आते हैं रूलिंग पार्टी से, डेप्यूटी स्पीकर आते हैं अपोजिशन से। क्लियर है? ठीक, इनका भी चुनाव होता है। ठीक है, आगे आ जाओ। The speaker presides over the meeting of Lok Sabha, conduct its proceedings and maintain discipline and decorum in the house. इतनी देर से जो हम पढ़ रहे हैं वही सब है। बैठकों की अध्यक्षता करते हैं। इसके अलावा मेंटेन द डिसिप्लिन, शोर शराबा नहीं करना है, जिसको टाइम दिया वही बोलना है, आसन को आके नहीं घेरना है। लेकिन हमारे माननीय विधायक, इनकी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की आदत है कि सभी के सभी आके, ये तो राज्यसभा हो गई, लोकसभा के आसन के समीप आके घेर लेंगे। यार तुम इतने सिविलाइज्ड लोग हो, तुम्हें जनता ने चुन के भेजा है, यू आर बिहेव लाइक दिस। गलत चीज है। आपको समय तो मिलेगा ही, टाइम पे बोल लो ना, लेकिन आप आधे टाइम देखो, काम कम और शोर ज्यादा होता। अच्छा, ह्यूमन टेंडेंसी है, ठीक ही है। अच्छा, हम लोग भी जाएंगे तो यही करेंगे, नहीं? बोलो हाँ। नहीं, ये मानव की नेचर है कि गुस्सा आता है, बहुत सारी चीजें, तो ठीक है, सही कर दें, मतलब ठीक ही है। लिखो, लिखो नहीं, देखो, हिज अथॉरिटी इज सुप्रीम इन दी हाउस। उनकी बात हर व्यक्ति को इस हाउस में माननी है। प्रधानमंत्री जी भाषण देते हैं तो सबसे पहले संबोधन किसको करेंगे? स्पीकर को। स्पीकर महोदय या स्पीकर महोदया। ठीक है, तो ये सुप्रीम अथॉरिटी है, इनकी बात सबको माननी है। क्या ये किसी को लोकसभा की कार्यवाही से बाहर निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। अगर कोई मिसबिहेविंग कर रहा है, अनपार्लियामेंट्री बिहेवियर कर रहा है, तो उस व्यक्ति को ये क्या करेंगे? 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए कार्यवाही से स्थगित कर सकते हैं। उनकी सदस्यता भी यही निष्कासित कर सकते हैं। अच्छी पावर है, पर करते नहीं है। सभी लोग तो मिले हुए हैं, उनको डेली उनके साथ में इंटरेक्ट होना है तो नहीं करते हैं, सामान्यतः नहीं करते। एक और चीज जो मानी जाती है, देखो क्या है, ही एक्ट एज न्यूट्रल चेयरमैन इन द हाउस। इनको क्या रहना है? न्यूट्रल रहना है। कोई व्यक्ति न्यूट्रल हो सकता है? आप कोई भी ऐसा गेम देख लो जो आपके पूर्वजों में भी नहीं देखा है। मतलब ऐसा रग्बी देख लें, रग्बी खेलते हैं ना वो, जैसे मैं फुटबॉल नहीं देखता हूं, अब मैं देख लिया, चला लिया न्यूजीलैंड का, मतलब ब्राजील और ये सब खेल रहे हैं, मैं 10 सेकंड के भीतर भीतर में एक के फेवर में हो जाऊंगा। अंदर से भाव आएगा, नहीं मार दे मार दे, बस नहीं चल रहा, टीवी में से हम ही खिसका दें बॉल, तेरे पे नहीं जा रही। तो ये क्या है? अब कितनी गलत चीज की इनसे उम्मीद की गई है। ह्यूमन टेंडेंसी नहीं है भाई, ह्यूमन टेंडेंसी नहीं है। तुम क्या न्यूट्रल रहेंगे, है ना? और सुनो, राहुल गांधी जी को हमेशा ये आपत्ति रहती है कि उनको बोलने नहीं दिया जाता। अगर एक भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के दिमाग में ये डाउट जा रहा है तो चीज तो ठीक नहीं ही है। कम से कम यार उनको दे देना आधा घंटा, बोलो तुम 1.25 घंटा बोलो, पर बाहर जाके ये नहीं बोलो कि हमें अध्यक्ष महोदय बोलने का समय नहीं देते। टाइम देते तो मुझे बोलना नहीं होता। आप भी कमी निकालोगे। नहीं, ठीक है। अच्छा, अब ठीक ही है जो भी है। क्यों? राहुल गांधी जी सज्जन व्यक्ति हैं, भविष्य के प्रधानमंत्री हैं। मैं उनके बारे में एक शब्द नहीं सुनूंगा, ध्यान रखना। बाकी मैं कुछ भी बोल रहा हूं वो मसले लगा, तुम समझ लो बस, ठीक है? हाँ, अब देखो 24 में मोदी जी आ भी जाएंगे तो कौन सी तोप चल जाएगी? 29 में तो हमारे राहुल जी को आना है। नहीं नहीं,
अरे आना है। नहीं इस देश में हमेशा अनएक्सपेक्टेड चीजें होती हैं। जब अटल बिहारी वाजपेयी थे ना 2004 में, तो शाइनिंग इंडिया, हम खुद गले में उनका वो 50 डाल के घूम रहे हैं। बाद में पता चला कांग्रेस आ गई, कई दिन तक घर में से नहीं निकले। कैसी बात करती लड़की। हाँ तो मतलब आप उम्मीद हाँ तो उम्मीद बनाए रखें, राहुल जी आएंगे। हाँ तो 24 में तो मसला ही नहीं है। योगी भी तो, अमित शाह भी तो, पागल थोड़ी बैठे हैं। अच्छा जब फिरकी घूमती है ना, जब फिरकी घूमती है 2004 के बाद 2004 का इलेक्शन हुआ तो उसमें लाल कृष्ण आडवाणी के नाम पे जबरदस्त चुनाव लड़ा गया। सॉरी वो नहीं, उस समय तो अटल बिहारी वाजपेयी के ही नाम पे लड़ा गया था। 9 का चुनाव लड़ा गया लाल कृष्ण आडवाणी के फेस को आगे करके, और लग भी रहा था कि कुछ हो जाएगा, कुछ नहीं हुआ। तो राजनीति है, यू कांट प्रिडिक्ट दैट। ठीक है, तो आएंगे सारे लोग आएंगे। ठीक है, तो ऐसी हम कामना करते हैं। इधर देखो, आगे देखो। इन हिज एब्सेंस दिस फंक्शन ऑफ क्या है ये, परफॉर्म बाय डेप्यूटी स्पीकर। सुन लो, अगर स्पीकर सदन में नहीं है तो उनकी अनुपस्थिति में सदन को चलाने की जिम्मेदारी किसकी है? डेप्यूटी स्पीकर की। ठीक है, अब देखो जब भी होता क्या है कि चाहे वो लोकसभा अध्यक्ष की बात है या राज्यसभा सभापति की बात है, मान लो कई बार ऐसा हो सकता है ना तो स्पीकर सदन में है ना डेप्यूटी स्पीकर सदन में है। ऐसी कंडीशन में सदन की अध्यक्षता कौन करेगा? तो इनकी एक सूची होती है, उस सूची में कुछ लोगों के नाम होते हैं कि अगर, और ये होता है वरीयता क्रम और अनुभव के आधार पर। उनमें कई लोगों के नाम होते हैं, अगर ऊपर वाले नहीं है तो सेकंड पोजीशन, सेकंड पे नहीं है तो थर्ड वाले, उनमें से कोई ना कोई तो व्यक्ति सदन में उपलब्ध होगा ही जो सदन की क्या करेगा, सदस्यता या अध्यक्षता करेगा। वही ये लिखा हुआ है। ठीक है, अगर दोनों अनुपस्थित नहीं है तो क्या होगा? ठीक है, और देख लो। ओह नाइस पर्सन, प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्यूचर। अपकमिंग कह सकते हो। देखो कितना संघर्ष हो रहा है, आप लोग हल्के में लेते हो। भाई को देखो, ऑर्डिनरी सिक्योरिटी गार्ड ने हाथ लगा दिया, नाना पड़ेगा आज। बात तो यार तुम सही कह रहे हो, पार्लियामेंट की सिक्योरिटी में अरे कोई थप्पड़ नहीं जड़ सकता। नहीं, आप राहुल गांधी जी के तेवर देखिए कि हमारा दिन आएगा। ठीक है, ये भी कह सकता है कि हाँ भाई थोड़े दिन में मेरी रिटायरमेंट है, जा। गुड है। ठीक है, अब देखो प्रिविलेजेस ऑफ मेंबर्स। क्या हुआ? उसका खुद का सिक्योरिटी गार्ड है, इसको देख रहा था यार। ये फोटो राहुल जी को नहीं दिखाना वरना इसकी नौकरी गई। ठीक है, बात सही है। ये सिक्योरिटी गार्ड है राहुल जी के, संभवतः यही है। हाँ ड्रेसेस में संभवतः यही है। और ये भाई साहब, लुक एट दिस गाय, व्हाट आर यू डूइंग? अच्छा, अंदर से भाव आ रहा होगा, नहीं सही है। देख लो, इसको जल्दी से एक्सप्लेन कर दूं, खत्म करना ये टॉपिक। ठीक है, देखो इधर प्रिविलेजेस क्या इनके? भाई प्रिविलेजेस हैं, इनको कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता है जब तक पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है। आप लेट हो गए आज काफी। हम यहाँ लाइव पढ़ाते पढ़ाते हमारी जान जा रही है, उसका कोई वैल्यू नहीं। आप ऑफिस में बैठ के ऑनलाइन देख लो। बच्चे गुड। अच्छा एक बात बताओ, आप 1 घंटा बाइक चला के मुखर्जी नगर तक आए, ऑफिस में बैठ के क्लास ली? गुड। देखो थोड़ी सी चीजें आपकी मिस हो गई हैं, इसके लिए हम माफी चाहते हैं।
ठीक है, कृपया आप हमें माफ कर दें और घर पे पढ़ लें, ठीक है। अब देखो इधर, ठीक है, अब बैठ जाओ, बैठो, 5 मिनट बचाओ, जल्दी से एक्सप्लेन करना, ठीक है। सुन लो, देखो प्रिविलेजेस क्या है। दे इंजॉय द अनरिस्ट्रिक्टेड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेस देयर व्यूज इन लोकसभा। लोकसभा में ये कुछ भी मतलब किसी भी चीज पे चर्चा हो सकती है, किसी भी चीज पे डिस्कशन हो सकता है। वो कोई भी विवाद या इनका कोई भी विचार कोर्ट के चर्चा से परे है। इनकी किसी भी बात को कोर्ट में क्वेश्चन मार्क नहीं किया जा सकता है। इनके सभी कार्य और इनके विचार कोर्ट के दायरे से बाहर है। तो ये इनके पास में क्या है, प्रिविलेजेस हैं। ऐसा नहीं कि अच्छा देखो, संसद में ना बहुत ही कभी कभी बहुत खराब किस्म की चीजें हो जाती हैं, जैसे किसी भगवान के विषय में कुछ कह देना, है ना। तो अगर बाहर हो तो हल्ले कट जाएं, लेकिन संसद में है तो बंदा कोर्ट में भी नहीं जा सकता है, कंप्लेंट भी नहीं लिखवा पा रहा है, तो दिक्कत है। देखो, नो एक्शन कैन बी टेकन अगेंस्ट देम फॉर एनीथिंग सेड देम इन हाउस। अगर हाउस में कुछ कहा है तो उसके लिए इन पर किसी तरीके का कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। दे कैन नॉट बी डिटेन इन एनी सिविल ऑफेंस ड्यूरिंग 40 days बिफोर एंड आफ्टर द सेशन ऑफ लोकसभा। इन पर कोई भी सिविल या दीवानी मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है अगर मतलब 40 दिन पहले सेशन शुरू होता है, 3 अपने बजट सेशन, मॉनसून सेशन, विंटर सेशन, उनसे 40 दिन पहले 40 दिन बाद में इन पर कोई भी मुकदमा शुरू नहीं हो सकता है सिविल मैटर्स में, ठीक है। आगे देखो, देयर अरेस्ट इन क्रिमिनल केसेस, प्रिविलेजेस देख रहे हो। देयर अरेस्ट in criminal cases cannot be made only after speaker has been informed of it। जब तक, इसका पूरा मतलब समझ लो, अगर इनकी गिरफ्तारी करनी है ना तो लोकसभा स्पीकर से यू हैव टू टेक प्री परमिशन। अगर वो दे रहे हैं तो गिरफ्तारी होगी, अगर वो नहीं कह रहे हैं तो गिरफ्तारी नहीं होगी। नहीं, कुछ भी मतलब है ना, ये क्रिमिनल केसेस ही है, क्रिमिनल केसेस हैं, लेकिन आपको स्पीकर से क्या लेना है, अनुमति। अब देखो, ऐसा मैटर कभी बना तो नहीं, लेकिन हाँ, लोकसभा स्पीकर से प्री परमिशन होनी चाहिए क्योंकि इनको कुछ मामलों में छूट है। अच्छा, मर्डर किया है, आप ये कह रहे हैं मर्डर किया, ये कन्विक्शन है, ये वो है ना, अभी तो आरोप है ना, तो आपकी सत्यता जांच होगी तभी तो फाइनल जजमेंट आएगा। तो क्या गिरफ्तारी करनी है तो स्पीकर से आपको। इस तरीके से संसद में प्रोटेस्ट चलते ही रहते हैं, टाइम टू टाइम इन लोगों को फ्रीडम है पार्लियामेंट में प्रोटेस्ट करने की, ठीक है। और बाकी ये सब आपने देख ही लिया है, ठीक है। और देख लो जी, पावर्स एंड फंक्शन ऑफ द लोकसभा, लेजिस्लेटिव पावर या विधायी शक्तियां। आप लोगों को ये सारी चीजें पता होनी चाहिए, हमने कई बार डिस्कस भी किया या नहीं किया है, दोबारा समझानी है। चलो समझा देता हूं। देखो, मेरे को कितनी हिकायत की नजर से देख रहा है, क्या नहीं बताओ। मोहन बताए थे, दोबारा एक बार सुन लो जल्दी से। ऑर्डिनरी बिल कैन बी become law only after it has been passed both house of the parliament। कोई भी साधारण बिल है वो तभी कानून बन पाएगा जब संसद के दोनों सदनों से पास होगा, और कानून का रूप तब लेगा जब राष्ट्रपति जी उस पर हस्ताक्षर। क्लियर है, ठीक है। अच्छा, ऑर्डिनरी बिल कहीं भी शुरू हो सकता है, आइदर लोकसभा और राज्यसभा। इट कैन बी इंट्रोड्यूस आइदर लोकसभा और राज्यसभा, इसको कहीं भी शुरू कर सकते हैं, कोई मसले नहीं है, ठीक है। वही है जो आपको बता दिया, राष्ट्रपति जी हस्ताक्षर करेंगे तभी क्या होगा, वो कानून बन पाएगा। देखो, सरकार बनती है कहाँ, लोकसभा में। सरकार का काम होता है बिलों को लेके आना, कानून बनाना। तो जब सारे सरकार लोकसभा में है तो सबसे पहले वो बिल भी कहाँ इंट्रोड्यूस कराएंगे, लोकसभा में। तो वही कह रहा है 90% बिल कहाँ इंट्रोड्यूस हो रहे हैं,
लोकसभा में। तो आप कह सकते हो कि अधिकतम बिल लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस होते हैं। क्लियर है? और देखो, इन केस ऑफ राज्यसभा रिजेक्ट द बिल पास ऑफ द लोकसभा रिटर्न इट विद और विदाउट द सम रिकमेंडेशन अमेंडमेंट्स द लोकसभा रिकंसिडर्ड द बिल। सुनो, ऑर्डिनरी बिल है, अगर ऑर्डिनरी बिल है, ठीक है, मनी बिल पर तो एब्सोल्यूट पावर है लोकसभा को, मनी बिल पर तो एब्सोल्यूट पावर है लोकसभा को। लोकसभा ने पास करके राज्यसभा में दिया, राज्यसभा को वो बिल क्या करना है? पास ही करना है। नहीं करेंगे, 14 दिन से ज्यादा होल्ड करेंगे तो भी वो बिल पास माना जाएगा। अगर कोई वो सुझाव देते हैं, सजेशन देते हैं, उसको मानना ना मानना पूरे तरीके से लोकसभा के विजडम और प्रिविलेजेस में है। वो चाहे तो उन सजेशन के साथ, वो चाहे तो उन सजेशंस के बिना उस बिल को एक्सेप्ट कर सकती है। क्लियर है? और देख लो, इन इफ द लोकसभा पास अ बिल, राज्यसभा, देखो ये क्या कह रहा है, ये बात करना चाह रहे हैं दोनों के दोनों जॉइंट सेटिंग ऑफ द पार्लियामेंट की। अगर कोई बिल लोकसभा में पास हो जाए, राज्यसभा में गिर जाए, यदि कोई बिल राज्यसभा में पास हो जाए, लोकसभा में गिर जाए, और संसद और संसद नहीं, बेसिकली सरकार को लगता है कि ये देश के निर्माण में, ये राष्ट्र के निर्माण में, या हमारी पॉइंट ऑफ व्यू से ये कानून देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वे संसद का संयुक्त सदन बुला सकते हैं अंडर द आर्टिकल 108। क्लियर है? संसद का संयुक्त अधिवेशन कब आता है? अनुच्छेद 108 के तहत। क्लियर है? ठीक है, और देख लो, अरे हाँ, समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट। आपने देखा कि संसद के जब दोनों सदन बैठेंगे तो कहाँ बैठेंगे? वो बैठेंगे सेंट्रल हॉल ऑफ द पार्लियामेंट, संसद के केंद्रीय कक्ष में बैठ के संसद की जॉइंट सिटिंग होती है। तो ये उसी का फोटो है। ये क्या है? ये केंद्रीय कक्ष है संसद का, जिसमें दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन की बैठक को बुलाया जाता है। प्रेसिडेंट सम्मन दी जॉइंट सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट। संसद का संयुक्त अधिवेशन किसके कहने से बुलाया जाता है? तो वो है प्रेसिडेंट। ठीक है, संसद का संयुक्त अधिवेशन किसके कहने पे बुलाया जा रहा है? प्रेसिडेंट के कहने पे बुलाया जाए। और अगला प्रश्न जो आपसे इससे पूछा जाता है कि हु वॉज द चेयरमैन ऑफ जॉइंट सिटिंग? लोकसभा स्पीकर संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं। तो एक प्रश्न आपको वहां से पूछ लेता है। क्लियर है? और देख लो इसमें आगे, जॉइंट सिटिंग बहुत वैल्यूएबल है, क्वेश्चन आता है इससे। ठीक है, आ गया जो एग्जीक्यूटिव पावर्स। फॉर ऑल इट्स वर्क काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल बिफोर द लोकसभा। हमारी मंत्री परिषद सामूहिक तौर से जिम्मेदार है लोकसभा के प्रति। हम लोग कई बार डिस्कस कर चुके हैं। फिर से प्रश्न पूछूंगा और प्रश्न का आंसर बताएंगे दो लोग मिलके। एक बताएगी प्राची और दूसरा बताएगा अंश। एक बिल है लोकसभा में, मान लो कि हमारे किसी सेंट्रल मिनिस्टर ने ढंग से काम नहीं किया, उनके मंत्रालय के खिलाफ एक प्रस्ताव आ जाता है कि मतलब स्मृति ईरानी जी ही हैं, उनका फ्लैक्चुएशन चलता था मंत्रालय में, उनके खिलाफ लोकसभा में बिल आता है कि इन्होंने ढंग से काम नहीं किया, इनको हटाने संबंधी प्रस्ताव आ जाता है, उनमें अविश्वास प्रस्ताव आ जाता है कि इनको हटाया जाए। ठीक है, और वो बिल पास हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में कौन कौन इस्तीफा देगा? नंबर 1 रिलेटिव मिनिस्टर, मतलब संबंधित मंत्री जिसके खिलाफ वो प्रस्ताव पास हुआ है। नंबर 2 प्राइम मिनिस्टर। नंबर 3 काउंसिल। नंबर 4 प्राइम मिनिस्टर इंक्लूडिंग देयर काउंसिल। कंफर्म? क्यों? क्योंकि ये क्या है?
कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है बिफोर दी लोकसभा, यानी एक के खिलाफ कोई प्रस्ताव आएगा तो वो सामूहिक तौर से सबके खिलाफ माना जाएगा। तो फिर मुझे ये बात और बता दो लगे हाथों, क्या सरकार के खिलाफ प्रस्ताव पास हो सकता है? अगर मेजोरिटी होगा नहीं होगा, क्रॉस वोटिंग से ही। यस। अब मोदी जी की जितनी स्थिति स्ट्रांग है लोकसभा में, कोई भी प्रस्ताव आ जाए उसको पास ही नहीं होना है। अपोजिशन का तो बेचारे अपोजिशन वाले आधे टाइम शांति रहते हैं, बोला क्या ही करें, फिर जोड़ यात्राएं निकाल रहे हैं, बोला अंतर तो कोई नहीं सुनता, क्या पता बाहर ही कोई सुन ले, है ना। अपकमिंग प्राइम मिनिस्टर हमारे ज्यादा अपकमिंग हो रहा है। तभी तो नहीं होगा, अभी से करेंगे तो। हाँ, जब अभी से कहेंगे तभी आ पाएंगे, ठीक है। और सुनो आगे, मोस्ट ऑफ द मिनिस्टर्स आर फ्रॉम लोकसभा, द मिनिस्टर रिमेन्स in office so long as they enjoy the confidence of majority in Lok Sabha। कुछ ज्यादा खास नहीं है, सीधी सी बात है। जब तक कोई भी मंत्री अपने पद पर तब तक रह सकता है जब तक उसके पास में लोकसभा में बहुमत है, ठीक है। वोट ऑफ मेजॉरिटी कह लो। हाँ जी, अब जब भी मैं पढ़ाता हूं मेरे को राहुल गांधी दिखाई देते हैं, कहते हैं ना बहु है ना बहुमत। समस्या है जीवन में, उनको कम से कम क्या ही बोलो, पढ़ लो। MP can ask a question from minister about their policies and the activities of administration. They can criticize their policies. They can move and adopt several types of resolution and motion. सिंपल सी बात है, जितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं वो कोई भी सरकार प्रस्ताव, प्रपोजल, बिल संसद में ला सकते हैं, लोकसभा में ला सकते हैं, इतनी सी बात है। ठीक है। इफ द लोकसभा रिजेक्ट एनी पॉलिसी ऑफ डिसीजन ऑफ द कैबिनेट, सुनो अपना, मुझे तुम इसके आंसर बताना। रिजेक्ट एनी पॉलिसी और डिसीजन ऑफ कैबिनेट, यदि लोकसभा में कोई सरकार की नीति या पॉलिसी या प्रस्ताव या बिल रिजेक्ट हो जाता है, पास नहीं हो पाता है, तो क्या होगा? मेजॉरिटी प्रूव करनी पड़ेगी या उनको सरकार से इस्तीफा देना पड़ेगा। क्लियर है? और देख लो, डिसअप्रूव्स ऑफ द बजट ऑफ और बिल ऑफ गवर्नमेंट, मतलब सिंपल सी बात है, वही है कि अगर कोई बिल है, बजट है, कोई भी चीज है, तो अगर वो डिसअप्रूवल हो जाता है लोकसभा से तो प्राइम मिनिस्टर को रिजाइन देना पड़ सकता है या वो अपनी मेजॉरिटी प्रूव करें, ठीक है। और देख लो, passes a vote of no confidence against the prime minister, प्रधानमंत्री के विरुद्ध क्या अविश्वास प्रस्ताव आ सकता है? आ सकता है। पास होना ना होना ये इस पर निर्भर करेगा कि उनके पास में मेजॉरिटी है या नहीं। अगर उनके पास मेजॉरिटी नहीं है तो उनको क्या करना पड़ेगा? He should be resign from their office। क्लियर है? अरे कितना बड़ा, इसको अगली क्लास में करें, आज के इतना इनफ है। अभी हम लोगों ने कर चुके हैं अप्रॉक्स 50% हो गया, बाकी हम फिर देखते हैं नेक्स्ट क्लास में। अभी किसकी क्लास है? कोई बात नहीं, आज के लिए इतना ही, ठीक है, डन। हाँ जी, लगता है ज्यादा ठीक है फॉर्मेट। हम बहुत सारी चीज और